अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 1 जीआईटी डिसऑर्डर्स। जीआईटी डिसऑर्डर्स में बेसिकली क्या डिसऑर्डर्स हैं, जो जीआईटी के सब ऑर्गन्स आते हैं ना, उसमें जो जो ऑर्गन है, सबसे पहले तो हम देखा जाए हमारे पास क्या आता है, माउथ। इसके बाद एसोफेगस आता है, फिर स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, लीवर एंड गॉलब्लैडर। ये 3 ऑर्गन हमारे पास एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं, जो मेनली जीआईटी का तो पार्ट नहीं है, लेकिन अपना जीआईटी के डाइजेशन वगैरह में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, हम बारी बारी सब ऑर्गन्स की डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है माउथ एंड एसोफेगस की डिसऑर्डर्स। माउथ में सबसे पहले जो हमारी करिकुलम में है आपके, वो है स्टोमाटाइटिस। अब स्टोमाटाइटिस बेसिकली क्या है, बहुत सिंपल सी जो ओरल कैविटी होती है ना, हमारी ओरल कैविटी यानी कि जो माउथ लिप्स वाला एरिया होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। स्टोमाटाइटिस सिंपल से क्या है, ओरल कैविटी की इन्फ्लेमेशन है। अब इसकी हमारे पास फर्दर आगे 2 टाइप्स होती हैं। पहली आती है कैंकर सोर एंड कोल्ड सोर। कैंकर सोर का ना दूसरा नाम होता है एफटीएस सोर्स एंड कोल्ड सोर्स का दूसरा नाम होता है फीवर ब्लिस्टर्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कैंकर सोर और कोल्ड सोर्स में डिफरेंस ये है कि कैंकर सोर में जो हमारे पास अल्सर फॉर्मेशन होती है ना, उसमें क्या होता है, येलो कलर होती है, पेल कलर होता है, और उसकी सराउंडिंग में हमारे पास एक रेड कलर की रिंग होती है। ठीक है, और ये माउथ के अंदर बनता है। इसके अलावा चीक्स और लिप्स के भी इनसाइड वाले साइड पे बनते हैं। कैंकर सोर सिंपल सा क्या होता है, एफटीएस अल्सर होता है, जो कि पेल येलो कलर का होता है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, ये माउथ के इनसाइड यानी कि ओरल कैविटी के इनसाइड फॉर्मेशन होती है इसकी। उसके बाद आती है कोल्ड सोर्स। कोल्ड सोर्स सिंपल सा क्या होता है, इसे हम कहते हैं फीवर ब्लिस्टर्स। और इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, जो सोर फॉर्मेशन होती है ना, उसमें फ्लूइड होता है, और ये आउटसाइड ऑफ द लिप्स फॉर्मेशन होती है इसकी। सिंपल से इसकी फिर हमारे पास कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, इसके बाद इसकी कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स आते हैं। कॉजेज कहते हैं कि जो कि इसको कोज करवाते हैं, रिस्क फैक्टर कहते हैं जो कि इसको कोज करवा सकते हैं। कॉजेज जिनकी वजह से हुआ है, रिस्क फैक्टर जो करवा सकते हैं। वो सिंपल सा क्या होता है, माउथ का कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, पुअर न्यूट्रिशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, रेडिएशन थेरेपी हो सकती है, कीमोथेरेपी हो सकती है, स्मोकिंग हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास असेसमेंट में हम क्या करते हैं, सिंपल सबसे पहले इंस्पेक्ट करते हैं। अब इंस्पेक्ट क्या करते हैं, अपने सेंसरी ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। इसके बाद हम स्वैब टेस्ट करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में सिंपल सा क्या होता है, कोई भी इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स आता है, वो क्या करवाएगा, हमारे पास जो म्यूकस लेयर होती है ना, उसको डैमेज करवाएगा। जब म्यूकस लेयर डैमेज होगी तो हमारे पास क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होगी, यानी कि मीडिएटर्स रिलीज होंगे। और वो जो मीडिएटर्स होते हैं ना, वो हमारे पास क्या करवाएंगे, सिम्टम्स को शो करवाएंगे। अब सिम्टम्स कौन कौन सी हैं, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, पेन एंड टेंडरनेस होती है, अल्सरेशन होती है। यूजुअली 5 to 10 डेज ये चलता है हमारे पास। मेडिकल मैनेजमेंट में यानी कि डॉक्टर्स को किस तरह से मैनेज करते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, क्लोरोहेक्सिडिन देते हैं, जो कि रेडिएशन और कीमोथेरेपी के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए। इसके अलावा हम एप्थासोल देते हैं, जो कि एक इन्फ्लेमेटरी ट्यूब होती है। बेंजोडाइजापीन होता है, जो कि एक माउथ वॉश होता है। इसके अलावा हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, और कुछ वायरल हमारे पास ऑइंटमेंट्स होती हैं। इसके बाद हम नर्सिंग मैनेजमेंट किस तरह से मैनेज करते हैं। सिंपल सा हम लोग पेशेंट को कहना होता है कि जो हॉट बिवरेजेस होते हैं, यानी कि हॉट लिक्विड्स वगैरह, फूड्स वगैरह, अल्कोहल वगैरह, स्पाइसेस वगैरह ना, उसको अवॉइड करें। इसके अलावा हमने उसको क्या कहना है, पेन रिलीवर देने हैं, जिसमें हमारे पास पेंडोल आते हैं, आइबुप्रोफेन आती है, डिफरेंट्स आते हैं। फिर हमने ना उसको कहना है कि जो ठंडा पानी है ना, उसके साथ गार्गलिंग करें। ठीक है, अगर माउथ जलन हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा हमने उसको रिलीफ होता है, उसको डिस्कम्फर्ट वगैरह को, उसको हम लोगों ने वो ट्रीट करना होता है। उसको कहना है पानी से ज़्यादा पिया जाए। इसके अलावा माउथ जो होता है उसको नमकीन पानी से वॉश करे। डेंटल केयर उसकी प्रॉपर से करनी चाहिए उसको। तो हमारे पास टूथब्रश का यूज़ करें, स्मोकिंग वगैरह का यूज़ करें, ह्यूमिडिफाइड स्लीपर्स का यूज़ करें। इसके बाद हमारे पास आती है ओरल कैंसर। अब जो कैंसर की जितनी भी डिसऑर्डर आएंगे ना, कैंसर वो सिंपल से ये होता है कि हमारे पास क्या होता है, अब नॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। अब ओरल कैंसर का मतलब है ओरल कैविटी के जो सेल्स होते हैं उनकी अब नॉर्मल ग्रोथ होती है। ठीक है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, हमारे पास सिंपल से तंबाकू हो सकता है, अल्कोहल का यूज़ हो सकता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आ सकता है। ठीक है,
अब अगर हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करी जाए तो सिंपल से क्या होता है, हमारे पास सोर्स फॉर्मेशन होती है, वो पेनलेस भी हो सकती है, पेनफुल भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास लेगिन फॉर्मेशन होती है। लेगिन मतलब दाने दाने से बन जाते हैं जिससे इजीली ब्लीडिंग हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास रेड और वाइट पैचेस फॉर्मेशन होती है। फिर हमारे पास जो ओरल कैंसर होता है ना, बेसिकली यूजली तो वो पेनलेस होता है और उनकी जो अल्सर्स होते हैं ना, उसके एज होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं। टेंडरनेस होती है, ठीक है। हमारे पास इसके अलावा ना जो च्यूविंग और स्वेलिंग में भी हमें डिफ़िकल्टी होती है। इसके अलावा हमारे पास कफिंग के साथ ब्लीडिंग आती है। हमारे पास जो स्पूटम होता है वो ब्लीडिंग वाला होता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं वो भी लार्ज होते हैं। अब जो ओरल कैंसर, जो हमारे पास बात कीजिए ना ओरल कैंसर की, वो किस तरह के नेचर का होता है, वो बेसिकली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के नेचर का होता है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास आती है असेसमेंट, यानी कि हमने इसको किस तरह से फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है। हमने सबसे पहले तो हम ओरल एग्जामिनेशन करते हैं। इसके अलावा हम बायोप्सीज वगैरह परफॉर्म किया जाता है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग सिंपल सा क्या करना है, HPV वैक्सीन देनी है, सर्जिकली सेक्शन वगैरह यानी कि उसको रिमूव कर देना है। इसके अलावा हम हेमिग्लोसेक्टमी करते हैं, यानी कि हम लोग एडवांस मेथड के ज़रिए इसको रिमूव करते हैं। इसके अलावा ना पैथोफिजियोलॉजी में सिंपल सा ही क्या होता है कि कोई भी रिस्क फैक्टर आया उसकी वजह से क्या होगा, सेल्स की अब नॉर्मल ग्रोथ होगी माउथ वगैरह में, ठीक है। इसके अलावा वो जो अब नॉर्मल सेल्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ प्रोपागेट करेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, साउंडिंग के टिश्यू को भी इन्वॉल्व करेंगे और साउंडिंग के टिश्यू को जब इन्वॉल्व करेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, मेडिस्टेंस मेटास्टेसिस। आप सिंपल से ये कर सकते हैं पैथोफिजियोलॉजी इसकी कि क्या कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स आया, उसने क्या किया, जो कैंसर सेल्स से ना उनकी जो सेल्स से उनकी अब नॉर्मल ग्रोथ करवाई। वो होती तो माउथ के अंदर ही है, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कहते हैं, सराउंडिंग टिश्यूज़ की तरफ जाती है, जिसमें लिप्स टंग्स वगैरह हो गए। उसके अलावा हमारे पास क्या होगा, फिर टॉन्सिल्स वगैरह डिफरेंट ऑर्गन की तरफ फैलना शुरू हो जाते हैं सेल्स। और जब डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ ये प्रोपागेट होती है ना, इसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। ये हमारे पास थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन हमारे पास क्या हो सकती है, मेटास्टेसिस हो सकता है, ठीक है। डिस्फेगिया हो सकता है, मेल न्यूट्रिशन हो सकती है, हमें बोलने में मुसला हो सकता है, स्पीच डिफ़िकल्टी हो सकती है, फेशियल डिसफिगरमेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा क्रोनिक पेन इन्फेक्शन। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में ना सिंपल सा हमने क्या करना है, पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो NPO करे, यानी कि कुछ भी नहीं खाना पीना उसने। इसके अलावा हमने उसका वाइटल साइन असेस करने होते हैं। उसको इमोशन, क्योंकि एक कैंसर का पेशेंट होता है ना, वो उसमें इमोशनल बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत, सपोर्ट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गया होता है, ठीक है। हमें वो प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा ना हमने अगर चूँकि पेशेंट NPO है, ठीक है, प्री ऑपरेटिव में NPO, पोस्ट में हमने उसको फ्लूइड्स वगैरह अटैच करेंगे। इसके अलावा एक एलन टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, उसमें ना हम सिंपल से क्या करते हैं, हैंड को पेशेंट को कहते हैं मुट्ठी बंद करें, ठीक है। उसकी जो अल्नर आर्टरी है ना, उसको हमने प्रेस करना होता है। जब अल्नर आर्टरी प्रेस करके ना हमने उसको पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो अपना हाथ ओपन करे और उसको फ्लेक्स नॉर्मल पोजीशन में रखे अपना। तो जो हमारे पास जब हमने अल्नर आर्टरी को प्रेस किया होता है ना, तो क्या होता है, पेल कलर में हो जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने अल्नर आर्टरी को रिलीज़ किया, जो पेशेंट की हमारे पास अल्नर आर्टरी होती है वो पेटेंट हो जाती है, ठीक है। और जो पाल्म होती है वो रेड कलर वापस अपने ना बैक फ्लो में आना शुरू हो जाती है। और इस सारे टेस्ट को तकरीबन 3 से 5 सेकंड लगते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव में सिंपल सी मैनेजमेंट यही होती है कि हमने उसके पेन, वाइटल साइन सबको सपोर्ट करना होता है। इसके अलावा हमने ना उसकी स्पीच थेरेपी के लिए भी, क्योंकि उसका हमने ओरल कैंसर एंड ट्यूमर को रिमूव वगैरह किया हुआ है, तो बोल नहीं सकता होता उस टाइम, तो हमने उसको कुछ ऐसी इक्विपमेंट देने हैं जिसके ज़रिए वो बोल पाए, उसको पेन या पेपर, ताकि वो अब कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। इसके अलावा हमने उसकी ओरल कैविटी को नीट एंड क्लीन रखना होता है। वो कैसे करेंगे, हम उसमें फ्लूइड वगैरह की कलेक्शन हो जाती है, उसके लिए हम सक्शनिंग करते हैं। सक्शनिंग सिंपल से क्या होता है, मशीन के ज़रिए एक छोटा सा ट्यूब होती है जिसको हम लोग हमारे पास ना ओरल कैविटी के अंदर इंसर्ट करते हैं और हम उससे रिमूव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने इसके इंटेरल पेरेंटल फीडिंग देनी है, क्योंकि हम लोगों ने अब हमें पता है जब पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा होता है तो उसमें क्या होता है, उसको पहले 6 से 7 आवर्स तक हम कुछ नहीं खिलाते पिलाते, ठीक है। लेकिन जब ऑपरेट होता है ना, उसके बाद भी यही सीन होता है, 6 से 7 आवर्स तक उसको कुछ नहीं खिलाना पिलाना होता है। अब इस सारे केस में पेशेंट को हमने कैसे उसकी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करना होता है, हम फ्रूट्स वगैरह अटैच करते हैं। यहाँ पे वही है, यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स। सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर बेसिकली हमारे पास जो सलाइवेशन प्रोड्यूस करते हैं ग्लैंड्स, उनकी डिसऑर्डर्स होती हैं। अब हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड होता है, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड होता है।
जो पैरोटिड होता है ना वो हमारे ईयर की दोनों साइड्स पे होता है। सब मैंडिबुलर जो होता है वो हमारी जा बोन जो होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और सब लिंगुअल जो ग्लैंड हमारे पास ग्लैंड होता है ना वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टंग के नीचे। अब हमारे पास तकरीबन हमारी रोज़ाना की बेस पे अगर देखा जाए ना 1500 ml सलाइवा प्रोड्यूस होता है। सबसे पहला हमारे पास आता है पैरोटाइटिस। अच्छा, आइटिस का मतलब जिधर भी आएगा ना इसका मतलब है कि इन्फ्लेमेशन। पैरोटाइटिस का मतलब क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स। ठीक है, इसके अलावा इसकी कॉजेज क्या होगी, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरल। ठीक है, जिस फैक्टर में हमारे पास क्या होगा, अगर तो हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ना उसकी जो डक्ट्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, डिहाइड्रेशन, कोई भी पुअर हाइजीनिक या कोई भी अगर पेशेंट की इम्यूनिटी वीक है ना तो जाहिर सी बात है तो वो इन्फेक्शन का बहुत आसानी से उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या हो सकती है, उसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। एज होता है, इसके अलावा कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स आ जाते हैं हमारे पास, रेडिएशन थेरेपी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, ये वो डिसऑर्डर्स होती हैं जो हमारी बॉडी जो होती है वो हमारी इम्यूनिटी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है। यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अपनी बॉडी के ही अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इस डिसऑर्डर्स में हमारे पास कौन सी आती है, एड्स आ जाता है। ठीक है, डिफरेंट्स आती हैं। अब एच आई वी आ जाता है। ये हमारे पास बेसिक तो दो आती हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में, एक तो एड्स, HIV, ग्रेव डिजीज़। ठीक है, अब etiology प्रैक्टिकल सिंपल सी जितनी भी इन्फ्लेमेशन आएंगी ना आपने सिंपल से ये करना है कि किसी भी etiological फैक्टर की वजह से क्या हुआ, वायरस बैक्टीरिया वगैरह ट्रांसफ़र हुए, उन्होंने जाके क्या किया, वहाँ जाके क्या कहते हैं, वहाँ पे जाके इन्फ्लेमेशन कोज हुई और उसकी बदले में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे, जिसमें हिस्टामिन आ जाती है, इंटरल्यूकिन वगैरह आते हैं, वो सब हमारे पास क्या होंगे, रिलीज़ होके हमारे पास इन्फ्लेमेशन कोज करेंगे और जिसकी वजह से हमारे पास सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होगा भाई, वायरस की ट्रांसमिशन होगी, वायरस ट्रांसमिशन होगी तो उसके बाद क्या होगी, उसकी रेप्लिकेशन होगी। रेप्लिकेशन होने की वजह से वो टिश्यू के अंदर फैलेगा और टिश्यू के अंदर जब फैलेगा तो हमारे पास उन ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा और हमारे पास मम्स और पेरिटाइटिस वगैरह हो सकता है। अब असेसमेंट में सिंपल से हमने क्या करनी होती है, इंस्पेक्शन करनी होती है। अब इंस्पेक्शन हम लोग सिंपल सा उसको देखा जाएगा, टच वगैरह नहीं करेंगे, सिंपल से हम अपनी आइज़ वगैरह को यूज़ करेंगे। हम देखेंगे भाई जो इसकी इन्फ्लेमेशन हुई है वो किस लेवल तक हुई हुई है। ठीक है, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात की जाए, सिंपल से क्या होता है, फीवर, चिल्स, पेन इन द ईयर, स्वोलन ग्लैंड्स, यानी कि जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं जिसकी वजह से स्वेलिंग में प्रॉब्लम होती है और टेस्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो स्वोलन एरिया होता है ना वो हमारे पास रेड कलर में शो होता है। हमारे जो ईयर्स होते हैं उसमें से डिस्चार्ज वगैरह होना शुरू हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन में सिंपल सा वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो सकती है, सेलुलाइटिस हो सकता है, सेलिडराइटिस हो सकता है, सेप्सिस हो सकती है, क्रोनिक पेरिटोनिटिस हो सकता है, जीरोस्टोमिया और फेशियल नर्व पैरालिसिस हो सकती है, यानी कि जो फेशियल नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो सकती हैं। अब मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट सेम ही है कि हमने उसकी जो न्यूट्रिशन और फूड इनटेक होता है उसको सपोर्ट करना होता है, उसकी ओरल हाइजीनिक वगैरह को मेंटेन करना होता है। इसके अलावा हमने उसकी मेडिकेशन वगैरह देनी है और उसकी एंटीबायोटिक थेरेपी उसकी ज़रूरी होती है, एनाल्जेसिक प्रोवाइड करनी ताकि उसकी जो पेन हो तो उसको कंट्रोल कर पाएँ हम लोग। फिर हम लोगों ने क्या करता है, अगर एंटीबायोटिक थेरेपी इफेक्टिव नहीं है तो हमने फिर उस केस में हमने क्या करना होता है, उसकी जो ड्रेनेज वगैरह होती है सर्जिकल प्रोसीजर के ज़रिए हम लोगों ने करना होता है और उस पेडक्टमी करते हैं हम लोग, यानी कि उसको पैरोटिड ग्लैंड को ही रिमूव कर दिया जाता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं सैलिडराइटिस। अब सैलिडराइटिस में सिंपल से क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स की इन्फ्लेमेशन है। यहाँ पे तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स की इन्फ्लेमेशन हो गई। ठीक है, अब इसमें जो प्राइमरी कोज हो सकती है वो इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, रेडिएशन थेरेपी हो सकती है, कोई भी स्ट्रेस हो सकता है, मेल न्यूट्रिशन हो सकती है, सलाइवरी ग्लैंड्स हो सकते हैं, ओरल हाइजीनिक इम्प्रॉपर हो सकती है। अब इंस्पेक्शन हो, हमने इसकी किस तरह से हमें मैनेज करना होता है। असेसमेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन में हम लोग देखा जाएगा कि आइदर जो इन्फ्लेमेशन हुई है वो कौन से लेवल तक गई हुई है, यानी कि ज़्यादा, यानी कि जो हमारे पास सोर्स फॉर्मेशन है वो किस लेवल की हुई है। तो ये हम सब कुछ किस तरह से देखते हैं, इंस्पेक्शंस में देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, उसमें सिंपल सा क्या पेन होती है, स्वेलिंग होती है, प्रोलॉन्ग डिस्चार्ज होता है, फीवर होता है, ड्राई माउथ, फाउल टेस्ट इन द माउथ, सब कुछ आता है। कॉम्प्लिकेशन में ना आपने सिंपल से याद कर, अच्छा कॉम्प्लिकेशन आप 5 से 6 याद कर लें,
माउथ एंड एसोफेगस की, जो कि सब डिसऑर्डर्स में आपने ऐड कर देनी है। अब्सेस फॉर्मेशन, सेलुलाइटिस, सेप्सिस, क्रोनिक सिलियारिटिस, ठीक है, फेशियल पैरालिसिस, एरोसोमिया, स्लाइविक ग्लैंड फाइब्रोसिस। हम मेडिकल मैनेजमेंट में सिंपल से हमने क्या करना होता है, एंटीबायोटिक देनी है ताकि जो इन्फेक्शन उसको हम कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है। उसकी हाइड्रेशन को मेंटेन करना होता है, उसकी हम लोगों ने जो वार्म कम्प्लेक्स वगैरह प्रोवाइड करनी है, ठीक है, ताकि हम लोग पेन को रिलीव कर पाएँ। इसके अलावा पेन को मैनेजमेंट करना होता है। और हमने सेलुलोसिस यानी कि लेमन के ड्रॉप्स वगैरह या कोई खट्टी वगैरह चीज़ें ताकि जो सलाइवा की प्रोडक्शन हो सकती है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम की जा सके। नर्सिंग मैनेजमेंट में सिंपल सा क्या करना है, हम लोग जो इफेक्टेड एरियाज को मसाज करना है, अच्छी हाइड्रेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है, वार्म कंप्रेस करना है। इसके अलावा हम लोगों ने सलाइवा को प्रोड्यूस करवाने के लिए जो सब्सटेंस होते हैं हमने वो ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने गुड हाइजीनिक को मेनटेन करना होता है। डाइटरी मेडिकेशन यानी कि उसके जो फूड वगैरह ना उसको हमने मेनटेन करना होता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास स्लाइवरी कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब होता है स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। सेलुलिथियोसिस में सिंपल सा क्या होता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर क्या होता है, स्टोन फॉर्मेशन होती है। जो मेनली हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड्स होता है ना, वो कौन सा होता है, पैरोटिड इफेक्टेड होता है। इसके अलावा हमारे पास इफेक्टिव डिहाइड्रेशन हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास रिड्यूस स्लाइवरी हाई कैल्शियम लेवल इन स्लाइवा हो सकते हैं, यानी कि स्लाइवा में कैल्शियम का बहुत ज़्यादा हो गया। इसमें सिंपल सा क्या होता है कि अगर स्लाइवा के अंदर हाई कैल्शियम लेवल होता है तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अगर हम बार्स कुछ ऐसी मेडिकेशन होती है जिससे हमारा ड्राई कफ प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो माउथ होता है तो ड्राई स्लाइवेशन कम होती है, ठीक है, उसमें हमारे पास एट्रोपिन, उसको भूला भी ना आ जाती है। कुछ ऐसे स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि ट्रोमा की वजह से स्लाइवरी ग्लैंड्स इफेक्ट हो जाते हैं, और कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से हमारे पास होता है। असेसमेंट में सिंपल से हम इंस्पेक्ट करेंगे और अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, यानी कि यूएसजी करेंगे। अब आगे बात कीजिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में यूजली क्या होता है, पेन होती है, अदरवाइज़ नहीं होती, ठीक है। स्वेलिंग होगी, आपको हमारे पास क्या होगा, पेन होगी। अब अगर बात की जाए हमारे पास ड्राई कफ प्रोड्यूस, जो स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी होगी, हमें ड्राई माउथ होगा, पेन होगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो स्वेलिंग होगी फूड के बाद ज़्यादा हो सकती है, यानी वर्स हो सकती है। जो ग्लैंड्स होते हैं वो उसके ऊपर टेंडरनेस डेवलप होगी। अब कॉम्प्लिकेशन में सिंपल सा क्या होता है कि मतलब क्या क्या कॉम्प्लिकेशन करवा सकते हैं। एक तो हमारे पास स्लाइविक ग्लैंड्स में ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकते हैं ये लोग, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या करवा सकते हैं, सेलिडेनाइटिस करवा सकते हैं, ठीक है। स्लाइविक ग्लैंड्स इन्फेक्शन हो सकता है, रिकरेंस हो सकती है, क्रोनिक सिलियारिटिस हो सकती है। इसके अलावा सेरोसिली हो सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट में सिंपल सा आपने लिथोट्रिप्सी करवाता है। इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं प्रोसीजर है। लिथोट्रिप्सी बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, स्टोन को रिमूव किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास अब लिथोट्रिप्सी से कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, हेमोरेज हो सकती है और स्वेलिंग हो सकती है। नर्सिंग मैनेजमेंट सिंपल से क्या, हाइड्रेशन को मेंटेन करना है, उसको पेन मैनेजमेंट के लिए एनाल्जेसिक ड्रग्स देनी है। इसके अलावा हमने सलाइवा को प्रोड्यूस करने के लिए सब्सटेंस देने हैं। इसके अलावा मसाज वगैरह करना है हमने। इसके अलावा उसकी जो ओरल हाइजीनिक है उसको मेंटेन करना होता है। और साथ साथ हमने क्या करना होता है, उसकी नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट करनी होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास सलाइवरी न्यूप्लाज्म, यानी कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ना उनका कैंसर, उनके अंदर क्या होगी, अबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होगी। मेजॉरिटी जो हमारे पास सलाइवरी न्यूप्लाज्म होता है वो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर होता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ईयर की दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होता है। अब अगर बात की जाए इसमें क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, रेडिएशंस के साथ अगर एक्सपोजर हो, इसके साथ एज के साथ अगर हो, कुछ कार्सिनोजेनिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है, फैक्टर्स होते हैं जिसमें हमारे पास क्या कहते हैं तंबाकू वगैरह हो गया, ठीक है। इसके जेनेटिक म्यूटेशन हो सकती है, रेडिएशन एक्सपोजर हो गया, वायरल इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन फैमिली हिस्ट्री में भी हो सकता है। अब असेसमेंट में सिंपल सा हमने क्या करना होता है, हेल्थ हिस्ट्री लेनी होती है, यानी कि उससे पूछना कि फैमिली में तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, आपको कोई और ऐसी बीमारी तो नहीं थी जिसकी वजह से ये हुआ। हमने इसके साथ हमने फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करना होता है उसका, और हमने क्या करनी है, बायोप्सी परफॉर्म करनी होती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, देखा जाएगा उसके जॉस, चीक्स, माउथ में कोई स्वेलिंग तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नमनेस तो नहीं है। इसके हमारा जो फेस होता है वो एक साइड पे तो ड्रॉप तो नहीं हुआ हुआ, अब इस पेन तो नहीं है उसको, ये सब कुछ उसकी मैनिफेस्टेशन में होगी, यानी कि एक तो पेनलेस लंप होंगे, फेस की में नंबनेस होगी, और जो फेस होगा वो एक साइड पे ड्रॉप हुआ होगा, जो हमारे पास लंप वाली साइड पे पेन होगी, इसके साथ स्वेलिंग भी होगी, स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी होगी हम लोग को, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो हमारे पास आती है कैंसर की पैथोफिजियोलॉजी, वो सिंपल से ये कह रहे हैं कि क्या होगा, रिस्क फैक्टर की वजह से क्या हुआ, जो सेल्स होते हैं उनकी अबनॉर्मल ग्रोथ होगी, अबनॉर्मल ग्रोथ होने की वजह से सेल जो होते हैं वो जो इर्द गिर्द की हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं ना, सराउंडिंग ऑर्गन्स, उसमें प्रोपागेट करेंगे और प्रोपागेट करने के बाद वो क्या करेंगे, वहाँ से हमारे पास मेटास्टेसिस होगी और हमें इस कॉम्प्लिकेशन शो होना शुरू होंगी। कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकती है, फेशियल नर्व पैरालिसिस हो सकती है, यानी कि जो फेशियल नर्व होती है वो डैमेज हो सकती है, हमारे पास रिकरेंट ट्यूमर्स हो सकते हैं, स्लाइवरी फिस्टुला हो सकती है, फ्रे सिंड्रोम हो सकता है, मेटास्टेसिस। अब नेक्स्ट में मेडिकल मैनेजमेंट है, सिंपल सा हम लोग सबसे पहले ना, हम चूँकि एंटी कैंसर हमने अब कर चुके हैं तो उसमें सबसे पहले जो मैनेजमेंट होती है वो क्या होती है, हमारी पूरी कोशिश होती है जो ट्यूमर होता है ना उसको हम लोग रिमूव कर दें। ठीक है, अगर तो कंप्लीट ट्यूमर नहीं रिमूव कर सकते तो फिर हमारी कोशिश होती है जितना रिमूव किया जा सकता है हम उतना रिमूव कर सकें। अगर फिर भी नहीं होती तो फिर हम क्या करते हैं, मैंने पेन जो क्या कहते हैं, हम लोग मेडिकेशन के ऊपर आते हैं। फिर हमारे पास इसके बाद हम क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं, रेडिएशन थेरेपी करते हैं। अब हम इसकी एंफ्लेमेटरी पेस्ट वगैरह देते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं। वायरल हमने वो देने होते हैं, एंटीवायरल एजेंट्स देते हैं, कुछ हम पिलोकार्पिन ड्रग्स टाइप देते हैं। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में सिंपल से सेम वही कर लें कि हॉर्बी वगैरह को यूज़ करना है। पेन मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने आइबुप्रोफेन वगैरह को यूज़ करना है, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हमने साल्ट नमकीन वाटर यूज़ करना होता है। डेंटल केयर की प्रैक्टिस अच्छी, यानी कि ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करना होता है, स्मोकिंग वगैरह को अवॉइड करना होता है। अब जी मैं फास्टली थोड़ा जा रही हूँ। जी आर्ट में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है ना उसका बैक फ्लो होता है किस कहाँ पे, एसोफेगस में, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे एसोफेगस की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना वो डैमेज होती है। अब इसकी क्या रीज़न हो सकती है, अगर तो हमारा जो लोअर हमारे पास एसोफेगल स्फिंक्टर होता है ना वो अगर उसमें इनकम्पिटेंसी आती है, यानी कि अगर वो वीक हो गया, वो ओपन रह गया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, बैक फ्लो होगा। इसके अलावा हाइटल हर्निया हो सकता है, मोटालिटी डिसऑर्डर्स हो सकती हैं, आईबीएस हो सकता है। आईबीएस बेसिकली हमारे पास बावल सिंड्रोम होता है, यानी कि हमारे पास इसमें बावल मूवमेंट डिस्टर्ब होती हैं जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन या डायरिया होता है। अब हमारे पास इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसऑर्डर्स आ सकती हैं, पेप्टिक अल्सर की डिसऑर्डर आ सकती हैं, तंबाकू का इस्तेमाल आ सकता है, इसके कॉफ़ी ड्रिंकिंग आ सकती है, अल्कोहल वगैरह आती हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सिंपल सा क्या होता है, पायरोसिस मेन जो होती है, पायरोसिस होती है वो क्या होता है, क्योंकि एसिडिक कंटेंट बैक फ्लो हो रहा है ना, तो इसमें क्या होता है, हार्ट बर्न होता है, इसको डिस्पेप्सिया होता है, रिगर्गिटेशन होती है, डिस्फेगिया होता है, हाइपरसलाइवेशन होता है, एसोफेगाइटिस होता है जो कि ये शो करता है एसोफेगस की इन्फ्लामेशन होगी। कॉम्प्लिकेशन में सिंपल सा डेंटल रीजन होती है। अब आगे बात की जिसकी पैथोफिजियोलॉजी की, तो वो सिंपल सा ये होता है कि लोअर जो एसोफेगस विंटर होता है ना उसमें करंट कम्पिटेंसी आ गई, ठीक है, जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्स होता है वो हमारे पास जो हमारे पास होता है ना वो उसका बैक फ्लो होता है हम। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है, जब एक लंबे अर्से तक म्यूकस के अंदर एसिडिक कंटेंट रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एसोफेजाइटिस हो सकता है, यानी कि एसोफेगस की इन्फ्लामेशन हो सकती है। एसोफेगस में इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हो सकता है, हमारे पास पेरासाल जो मूवमेंट होती है ना वो डिक्रीज़ हो सकती है, सिंपल सा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास डिसऑर्डर आती है वो है अल्सरेशन, मतलब अब नेक्स्ट इसकी कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकती है, डेंटल इरोजन हो सकती है, यानी कि डेंटल की जो वो है ना वो डैमेज हो सकती है। फेरिंग्स एसोफेगस में अल्सरेशन या वहाँ पे सोर फॉर्मेशन हो सकती है। लेरिंजाइटिस लेरिंग्स के अंदर होती है, फेरिंग्स एसोफेगल स्फिंक्टर एडिनोकार्सिनोमा एंड एस्पायरेशन। असेसमेंट में सिंपल से हमने क्या करना है, प्रॉपर से उसका डायग्नोस होता है, उसको हमने मेजर करना होता है, एंडोस्कोपी करनी होती है, हमें इसके अलावा बेरियम स्वेलिंग टेस्ट करते हैं। अब मेडिकल मैनेजमेंट में सिंपल सा ना हमने एंटासिड्स देने हैं, एंटासिड हमारे पास जो एसिडिटी होती है ना उसको कम करते हैं। हिस्टामिन 2 ब्लॉकर्स से एंटागोनिस्ट देने हैं, पीपीआई देना होता है, रिफ्लेक्स इनहिबिटर्स देने होते हैं और साथ हमने क्या देना होता है, सरफेस एजेंट्स देने होते हैं। सर्जिकल में हम लेप्रोस्कोपी वगैरह परफॉर्म की जाती है। नर्सिंग मैनेजमेंट में ना हम सिंपल सा ये होता है कि हम लोगों ने हमने पेशेंट को ना गाइड करना है कि वो जो फैट डाइट ले रहे हैं ना उसमें फ़ैट कम हो, ठीक है। इसके अलावा एस्पायरेशन से हमने बचाना होता है, उसके स्ट्रेस एंजाइटी को कम करना होता है, उसकी इंजरी वगैरह के रिस्क को भी कम करना होता है। हाइटल हर्निया में सिंपल सा ये होता है कि क्या होता है, जो इसोफेगस होता है ना वो इलाज होता है। कैसे इलाज होता है, जो स्टमक का बेसिकली जो अपर वाला पार्ट होता है ना वो हमारे पास इसोफेगस या थोरक्स की तरफ मूव कर जाता है।
ठीक है। सिंपल सा हाइटल हर्निया में ये होता है, जो हमारा स्टमक का ऊपर वाला पार्ट होता है ना, वो हमारे पास कहाँ मूव कर जाता है, इसोफेगस में, जिसकी वजह से ये इसोफेगस की इन्लार्जमेंट हो जाती है। इसकी फर्दर टाइप्स आती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप स्लाइडिंग हर्निया एंड पैरा इसोफेगियल हर्निया। जो स्लाइडिंग हर्निया होती है ना, उसमें क्या होता है, वो कब होता है, जब हमारा अपर स्टमक होता है वो हमारे पास क्या हो, वो हमारे पास गैस्ट्रोएसोफेगियल अपर स्टमक और साथ GERD जंक्शन होता है ना, अगर वो उन दोनों की पोजीशन डिस्प्लेस हो जाए और वो हमारे पास थोरक्स की तरफ मूव कर जाए, ठीक है। एसोफेगियस में तो पूरा का पूरा स्टमक ही डायफ्राम में चला जाता है ना, डायफ्राम की साइड पर। स्लाइडिंग हर्निया में सिर्फ अपर पार्ट जाता है, ठीक है, और पैराएसोफेगियस में कंप्लीट पार्ट ऊपर को मूव कर जाता है। अब इसकी क्या रीज़न हो सकती है, हमारे पास अगर डायफ्राम वीक हो जाए, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। नेक्स्ट हमारे पास आता है एजिंग, ओबेसिटी हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है, हैवी लिफ्टिंग हो सकती है, क्रोनिक कफिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्या हो रहा है, हमारे पास हाइटल हर्निया में सिर्फ और सिर्फ अपर पार्ट ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। और जो सेकंड है ना, नॉर्मल में तो कोई मूवमेंट नहीं हुई ना, हमारे पास स्टमक की अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है, लेकिन हाइटल हर्निया में जो अपर पार्ट होता है स्टमक का, वो ऊपर एसोफेगस की तरफ मूव कर जाता है, जिसकी वजह से एसोफेगस इनलार्जमेंट होती है हमारे पास। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सिंपल सा क्या हो सकता है, हम लोग को पायरोसिस हो सकता है, रिगर्गिटेशन होती है, डिस्फेगिया हो सकता है, इंटरमिटेड एपिगैस्ट्रिक पेन होती है, यानी कि एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है ना, वहाँ पेन होती है। इसके अलावा हम लोग जब फुलनेस होती है आफ्टर हीटिंग और फूड और नोजिया वोमिटिंग के साथ इंटॉलरेंस होती है। हेमोरेज, ऑब्स्ट्रक्शन, स्ट्रैंगुलेशन, जर्ड, इस्केमिक, नेक्रोसिस, परफोरेशन, ये सब इसकी क्या होगी, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। असेसमेंट में सिंपल सा क्या, एक्सरे स्टडी करवानी, बेरियम टेस्ट करवाना होता है, ये हमारे पास हमने एसोफेगियल ड्यूरो एंडोस्कोपी करवानी होती है, एसोफेगियल मैनोमेट्री करवानी होती है। ये 2 से 3 टेस्ट याद कर लीजिएगा। मेडिकल मैनेजमेंट में सिंपल से हमने क्या करना है, सर्जिकल रिपेयर करवाना, ताकि जो जर्ड के सिम्टम्स होते हैं उसको अवॉइड किया जा सके। नर्सिंग मैनेजमेंट में सिंपल से जब प्री ऑपरेट में हमने क्या करना होता है कि हमने गाइडलाइन देनी होती है कि NP और NA पेशेंट ने कुछ भी नहीं खाना, हमने उसके जो पेन वगैरह को रिलीव करवाना होता है, वाइटल साइन को मैनेज करना होता है। पोस्ट ऑपरेशन में क्या होता है, हमने NPO रखना है। इसके अलावा हमने पेन रिलीव को मेजर करने के लिए हमने मेडिकेशन देनी है, वाइटल साइन करना है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह करना है। अब बस तकरीबन 50% ऑफ पेशेंट ऐसे होते हैं जो डिस्फेगिया एक्सपीरियंस होता है उनको, ठीक है। तो नर्स का हमारे पास नर्स की ने क्या एडवाइस करनी होती है इसमें कि जो क्या कहते हैं, जो लिक्विड सॉलिड फूड्स होते हैं ना, वो कम यूज़ करें। इसके साथ ना वो साथ जो एसिडिक कंटेंट होते हैं, यानी कि जो फास्ट फूड होती है ना, उसको भी कम करें। अब इसके अलावा असली की आते हैं, इसमें सिंपल सा ये होता है, जो हमारी पेरिस्टालसिस की मूवमेंट होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। अब देखो हमारी जो फूड होती है वो पेरिस्टालसिस की वजह से ही एसोफेगस में जाती है, लेकिन अगर हमारे पास रीज़न की वजह से पेरिस्टालसिस की जो मूवमेंट होती है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। वो क्यों ख़त्म होती है, बेसिकली हमारे पास जो एसोफेगस स्फिंक्टर होता है ना, वो स्वेले के कंटेंट में रिलैक्स ही नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है, जिसकी वजह से पेरिस्टालसिस की जो मूवमेंट होती है वो नहीं होती, और ये हमारे पास क्या होता है, एक्लेशिया। अब इसमें सिंपल ज़्यादातर जो ओल्ड पेशेंट होते हैं उसमें होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सिंपल सा डिस्फेगिया होता है, हमारे पास जो फूड होती है उससे हमारे पास स्टक कर जाती है एसोफेगस के लोअर पोर्शन में। इसके अलावा हमारे पास नॉन कार्डिक चेस्ट और एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकती है, पायरोसिस हो सकता है, एस्पिरेशन हो सकती है गैस्ट्रिक कंटेंट की। असेसमेंट में आपने सिंपल से ये करना होता है कि हम एक्सरे स्टडी करवाएंगे, जो कि ये शो करवाएगा कि एसोफेगियस जो हमारे पास है उसकी डायलेशन क्यों हुई है। इसके अलावा बेरियम स्वेलिंग टेस्ट करवाते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में हमने क्या, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देने हैं, बोटुलिज्म टॉक्सिन देना है। इसके अलावा हमने क्या करना होता है, फिनोमिक डायलेशन देनी होती है, डायलेटर्स पास करते हैं हम लोग। इसके अलावा ट्रांसक्यूलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर में सिंपल सा क्या होता है, हम लोग एसोफेगेक्टमी करवाते हैं, यानी कि एसोफेगस को ही उसके जो मसल्स फाइबर होते हैं ना उनको कट करते हैं। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में हमने क्या करना होता है, इंस्ट्रक्ट करना होता है कि वो अपनी जो फूड होती है उसको क्या कर सकते हैं, आहिस्ता से यूज़ करें, आहिस्ता आहिस्ता खाए, ठीक है। इसके अलावा हमने इसको जो ड्रिंक वगैरह होता है ना उसको इंटेक को ज़्यादा करें मील के साथ। इसके न्यूट्रिशन स्टेटस को मैनेज करना होता है, उसकी स्वेलिंग कैपेसिटी वगैरह को मैनेज करना होता है। अब डायवर्टिकुलम में सिंपल सा क्या होता है, जो हमारे एसोफेगस की म्यूकोसा और सब म्यूकोसा होती है ना उसकी आउट पाउचिंग होती है, यानी कि वो बलून टाइप की शेप को इख्तियार कर लेती हैं। इसमें क्या होता है, सिंपल सा जो हमारे पास
एसोफेगस में ना, एसोफेगस की म्यूकस एंड सब म्यूकोसा लेयर होती है ना, उसकी क्या होती है, आउट पाउचिंग हो जाती है, यानी कि वो बलून टाइप शेप इख्तियार कर लेती है। अब वो क्यों होता है, बेसिकली जब एसोफेगस के मसल्स वीक हो जाते हैं ना, उसकी वजह से जो उसकी म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर होती है ना, वो प्रोट्रूड कर जाती है। अब इसकी फर्दर टाइप्स आती हैं, ज़ेनकर डाइवर्टिकुलम, ठीक है, एपिफेनिक डाइवर्टिकुलम एंड मीडियोएसोफेगल। जो ज़ेनकर डाइवर्टिकुलम होती है ना, वो सबसे कॉमन टाइप होती है, और ये कहाँ पे होती है, जो फ्रिंजियो एसोफेगस एरिया होता है वहाँ पे होता है। एपीनेफ्रिन बेसिकली हमारे पास लोअर एसोफेगस का जो एरिया वहाँ पे होती है, वहाँ पे जो म्यूकोसा होता है वो प्रोट्रूड कर जाती है, और मिड कहते हैं वो मिडल में होती है। बेसिकली हमने इसको ना पोजीशन की बेस पे किया होता है। अगर ज़ेनकर डाइवर्टिकुलम है वो कहाँ पे है, फ्रिंजियो एसोफेगल एरिया में। एपिनेफ्रिन जो है वो हमारे पास कहाँ होती है, लोअर एसोफेगस में, लास्ट पे आती है मिड एसोफेगल, जो कि कहाँ होती है, एसोफेगस के मिडिल पार्ट में। अब क्या रीज़न हो सकती है, लो फाइबर डाइट्स हो सकती है, एजिंग हो सकती है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, इंट्रालुमिनल प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। इसके अलावा हमने वीकनिंग इन द बाउल वाल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, जेनेटिक, स्मोकिंग, वही आपने कॉमन से ही याद कर लीजिएगा, वही लिख लीजिएगा इसमें भी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, डिस्फेगिया, फिलनेस इन द नेक, बेल्चिंग हो सकती है, रिगर्गिटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, गर्गलिंग हो सकती है। इसके अलावा हमने ट्रैकिया क्रीटेशन, रेस्पिरेशन, हेलिट्रियोसिस हो सकती है, कफिंग हो सकती है। अब असेसमेंट में सिंपल से हमने क्या करना है, मोनोमेट्रिक की स्टडी करवानी होती है, इसके बेरियम स्वेलो टेस्ट करना होता है, हमने एसोफेगियस बेसिकली एंडोस्कोपी करते हैं हम लोग, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं बिकॉज इसका ना परफोरेशन का डेंजरस करते हैं, यानी कि ब्लड फ्लो का वो होता है, इसकी वजह से हम नहीं करते हैं। कॉम्प्लिकेशन में आपने सिंपल सा डाइवर्टिकुलाइटिस, एब्सेस फॉर्मेशन, परफोरेशन, ब्लीडिंग, फिस्टुला फॉर्मेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, क्रोनिक पेन वगैरह करनी। मेडिकल मैनेजमेंट में सिंपल सर्जिकल रिपेयर करवाने, मायोटमी करवानी, एंडोस्कोपी करवानी है। नर्सिंग मैनेजमेंट भी सेम वही है। कैंसर ऑफ एसोफेगस में सिंपल सा क्या होगा, कैंसर जो एसोफेगस की लेयर होंगी, उनके जो सेल्स होते हैं उनकी अबनॉर्मल ग्रोथ होती है। इसमें दो टाइप्स की होती है, एडिनोकार्सिनोमा एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। इसमें भी क्या रिस्क फैक्टर है, वही कि क्रोनिक जर्ड हो सकते हैं, तंबाकू का यूज़ हो सकता है हमारे पास। इसके अलावा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है, पुअर हाइजीनिक हो सकती है, नाइट्रोसमिनस हो सकता है, सिगरेट स्मोकिंग हो सकती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सिंपल सी डिस्फेगिया हो सकता है। इसके अलावा थॉयराइड के अंदर सेंसेशन हो सकती है, पेनफुल स्वेलिंग हो सकती है, फुलनेस इन द नेक हो सकती है, रिगर्गिटेशन हो सकती है, हेलोटियोसिस हो सकती है, यानी कि बैड ब्रेथ हो सकता है, हिकअप होती है। असेसमेंट में आपने ईसीजी करवानी होती है, ठीक है। इसके बायोप्सी करते हैं हम लोग एंडोस्कोपी करते हैं, सिटी स्कैन करते हैं। कॉम्प्लिकेशन में सिंपल से एस्पिरेशन हो सकती है, ठीक है, एसोफेगल परफोरेशन हो सकती है, वजक्टमी हो सकती है, आर्टरी फिब्रिलेशन, फिस्टुला। वैसे तो आप लोग वो जो सेम है ना, हर डिजीज़ की सेम कर सकते हैं कि 3 से 4 याद कर लीजिएगा, वो हर में आप लिख सकते। मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, फिर नर्सिंग मैनेजमेंट जो तो हमने वो की है ना, वही आप इसमें ऐड कर लीजिए। अच्छा, डाइवर्टिकुलम और हमने ना जो हाइडल हर्निया उसकी हम लोगों ने क्या फिजियोलॉजी नहीं डिस्कस की। अब बेसिकली क्या होता है, एजिंग या कोई भी जेनेटिकल फैक्टर की वजह से क्या होगा, हमारे जो मसल्स के लेयर्स होती हैं ना, वो वीकनेस होती हैं। अब वो डिफरेंट पार्ट्स पे भी हो सकती हैं। अब देखा जाए हाइडल हर्निया में क्या होता है, स्टमक और एसोफेगस का पार्ट वीक होता है, जिसकी वजह से उसकी प्रोटेक्शन हो सकती है। यहाँ पे क्या हो सकता है, एसोफेगस की ही वीक पोर्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सब म्यूकोसा प्रोट्रूड कर पाती हैं। अब जब उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास डाइवर्टिकुलर फॉर्मेशन हो जाती है। अब जब डाइवर्टिकुलर की फॉर्मेशन, तो वहाँ पर डाइवर्टिकुलाइटिस भी हो सकती है, यानी कि उसकी इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, और जिसकी वजह से हमारे पास अनकम्प्लिकेटेड सिम्टम्स, ठीक है, हमें सिम्टम्स जो होती हैं। आपने सिंपल से ये करना, एजिंग या प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर की वजह से क्या होगा, वीकनिंग होगी, और वीकनिंग की वजह से क्या होगा, डाइवर्टिकुलर। और सेम इसी तरह एजिंग और जेनेटिक का प्रीडिस्पोजिशन की वजह से क्या होगा, वीकनिंग होगी, किसकी वीकनिंग होगी फ्लेयर की, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ऑर्गन्स होगा वो प्रोट्रूड कर पाएगा। हर्निया में भी यही आएगी, डाइवर्टिकुलाइटिस में भी यही। यहाँ तक हमारी थी सारी एसोफेगस की डिसऑर्डर्स, ठीक है।